हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड स्थिति एंड आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी के लिए यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो पेड क्लासेस का जो फर्स्ट क्लास है यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर आ चुकी हूँ। आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैम यहाँ पर आप कोर्स में किस तरीके से बढ़ाने वाले हो, तो उसके लिए एक डेमो, तो डेफिनेटली डेमो तो बनता है। तो हमारी जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की जो फर्स्ट क्लास है ये सभी के लिए फ्री है। ये आपको हिस्ट्री एडू पॉइंट और यूट्यूब चैनल दोनों पर देखने को मिलने वाला है और इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार यूजीसी नेट जो बैच स्टार्ट किया गया है 15 जुलाई से, इसमें आपको किस तरीके से बढ़ाया जाने वाला है। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहिएगा। यूजीसी नेट के बैच में, अगर हिस्ट्री के बैच में अगर आप में से किसी को एनरोलमेंट कराना है, ये व्हाट्सअप नंबर है 8881916980 पे, आप इसके थ्रू यहाँ पर बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। एनरोलमेंट कराने से पहले आज की क्लास को डेफिनेटली सभी कंप्लीटली देखना, जिसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में कवर अप कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें आज के हमारे फर्स्ट क्लास में, तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है क्लास फर्स्ट में वो होगा आपका स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के बारे में। स्टोन एज आपको पता है कि हिस्ट्री में सबसे पहले याद रखना, यूजीसी नेट हमारा ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें बेसिक से एडवांस की तरफ जाना होता है, राइट। तो बेसिक से एडवांस की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। स्टोन एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ इसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से, अगर हमें बेसिक क्लियर करना है तो एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए। स्टोन एज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा है तो मैंने एनसीईआरटी की सीरीज चला रखी थी, जिसमें मैंने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है जिसमें आपको कम्प्लीटली एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास देखने को मिलता है, उसको डेफिनेटली आप सभी ज़रूर देखना। बाकी अगर आप में से कोई यूजीसी नेट हिस्ट्री के बैच में एनरोलमेंट करवाता है तो वहाँ पर सब कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो हम जो स्टोन एज करने वाले हैं इसमें एनसीईआरटी को मैंने कवर किया है और यहाँ पर मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊँगी ताकि हमें, लेकिन डायरेक्टली एडवांस नहीं जाऊँगी। क्यों? आप में से कई ऐसे होंगे जिसका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं होगा, तो बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी प्लस इग्नू का सोर्स, आपको पता है इग्नू का सोर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इग्नू का सोर्स में से स्टोन एज जो है, जो हमारे यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कवर करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्टोन एज से टॉपिक से रिलेटेड जिस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैं आपको इसी टॉपिक के साथ साथ कवर करते रहेंगे, ताकि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम क्वेश्चन ओपन करेंगे कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को हम सभी इजीली से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहिएगा। पाषाण काल को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास का विभाजन, यानी हम हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो उसका डिवीजन होता है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है, जो हमारा पार्ट होता है, वो होता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप सभी प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोटोस्टोरिक पीरियड, जिसे हम सभी आज्ञ ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। थर्ड होता है हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल। इन तीनों पीरियड में हम अपने एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास को कवर अप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब इन तीनों पीरियड में टाइम पीरियड सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 25 लाख से लेकर के 3000 बीसी यानी ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोस्टोरिक पीरियड का 3000 से 600 बीसी ईसा पूर्व माना जाता है। और हिस्टोरिक का 600 बीसी से लेकर के आज प्रेजेंट टाइम तक का हमारा हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखो, टाइम पीरियड थोड़ा हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हमारा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का जो समय होता है, इसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर अप करना होता है। एक अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा स्टोन एज, जिसे आप सभी पाषाण काल के नाम से जानते हो। पाषाण काल हमें इसमें कवर अप करना होता है, जो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, ठीक है। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल हमारा वो समय जहां पर हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते, कोई भी हमें लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिलता है, वो पीरियड हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप कर रही है आप सभी देख सकते हो। इसमें हम सभी स्टोन एज पढ़ते हैं
और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको यानी पुरातात्विक स्रोत प्रोवाइड होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आखिरकार प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हमारा था, प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल के समय पर किस तरीके के मानव रहा करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका फूड और सारे जो इकोनॉमिक और सोसाइटी वो किस तरीके का होता था, वो सभी हमें पुरातात्विक स्रोत के थ्रू पता चलता है। और इसमें हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और स्टोन एज, जो सेकंड थिंग हमें कवर करनी होती है वो होता है आपका कॉपर एज, जिसे आप सभी ताम्र युग के नाम से जानते हो, ठीक है। ताम्र युग और स्टोन एज यानी पाषाण काल, ये दोनों पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रोटोस्टोरिक पीरियड यानी आगे ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल हमारा समय जो माना जाता है वो होता है आपका ब्रोंज एज यानी कांस्य युगी सभ्यता, जिसके अंदर हम आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को कवर अप करते हैं। और यहाँ पर हमें रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड होते हैं, बट याद रखना वो कैसा होता है आपका अनडेसिफर्ड यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। कैसा होगा आपका अनडेसिफर होता है जिसको हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक बात याद रखना, उस टाइम के लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, लेकिन हम सभी उसको नहीं पढ़ पाए, इसीलिए इसको अनडेसिफर हम कहते हैं। अगर हम इंडिया के अलावा बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हमें और भी सिविलाइजेशंस यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, नेक्स्ट है आपका इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, उसके नेक्स्ट है आपकी चीन की सभ्यता। तो ये चारों सभ्यता हम सभी आपके ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कांस्य युग की सभ्यता में हमें कवर अप करना होता है। उसके आगे जब आप सभी बढ़ोगे, जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसका टाइम पीरियड 6th सेंचुरी BC 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जहाँ पर हम आपके महाजनपद पीरियड से लेकर के आगे तक की सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं। ऐतिहासिक पीरियड जो हमारा माना जाता है, ये वो समय जब इस टाइम के लोगों को पढ़ना भी आता था, ठीक है, लिखना भी आता था और हम सब भी उसको पढ़ सकते थे, यानी कि वो आपका डेसिफर है, ठीक है, हम भी उसको पढ़ सकते थे। ये वो समय जिसको आप सभी आयरन एज लो युग के नाम से जानते हो। तो ये टोटल 4 एजेस हमें कवर अप करना होता है, तब जाकर हमारा प्राचीन इतिहास कवर अप हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू होता है, लेकिन अगर मैं ब्रोंज एज की टाइम पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी सोर्स यानी साहित्य स्रोत भी जो प्राप्त होते हैं, जिसके थ्रू आज हमें पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, सभ्यता कैसी थी, किस तरीके से सेटल हुए, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ऐसे ही आयरन एज के टाइम पर भी जब हमारा साम्राज्य, ये वो समय जब हमारा एम्पायर बना था, ठीक है, आयरन एज के टाइम पर, और इसमें हमें लिटरेचर, बहुत सारे साहित्य स्रोत भी मिलते हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, और साथ ही साथ फॉरेन अकाउंट भी मिलते हैं, यानी जिसे आप विदेशी विवरण के नाम से जानते हो। तो ये सब कुछ मैं आपको जब सोर्सेज करवाऊंगी, यानी जो हमारा स्रोत का टॉपिक होगा, तब हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया किसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आपका स्टोन एज पाषाण काल के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहला है पैलियोथिक पुरा पाषाण काल, मीसोलोथिक मध्य पाषाण काल, नियोलोथिक नव पाषाण काल। इनका टाइम पीरियड साथ में मैंने मेंशन कर रखा है, ये भी याद रखना। 2 लाख से 10,000 BC, इसे आप मिलीनियम भी कह सकते हो, ठीक है। और मीसोलोथिक का 10,000 से 6,000 BC यानी ईसा पूर्व, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नियोलोथिक नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 6 से 4 BC का, ठीक है। कहीं कहीं पर आप देखोगे तो ये 8,000 भी मेंशन है, क्योंकि अप्रॉक्सली होता है, कहीं पर 6 मेंशन है, कहीं पर 8, तो आप ये चीज़ भी, इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। पैलियोथिक को हम सभी ओल्ड स्टोन एज यानी पुरा पाषाण काल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मीसोलोथिक को आप सभी मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हो हिंदी में, तब भी हम इसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नियोलोथिक का मतलब है यानी कि आपका न्यू स्टोन एज। तो हम इसको और क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो। BC मैंने बता दिया, ईसा पूर्व है, हिंदी मीडियम में भी मेंशन मैंने आपको कर दिया है। फिर आप सभी देखोगे यहाँ पर पैलियोथिक को, पुरा पाषाण काल को हम 3 हिस्सों में कवर अप करते हैं। पहला होता है हमारा लोअर पैलियोथिक पीरियड, जिसे हम निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं। फिर आएगा आपका मिडल पैलियोथिक पीरियड, मध्य पुरा पाषाण काल। फिर आपका आएगा
अपर पैलियोथिक यानी उच्च पाषाण काल। तो 3 हिस्से में हम पूरा पाषाण काल के टॉपिक को कवर अप करते हैं, जिसका टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। टाइम पीरियड याद रखना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि बीसी का मतलब क्या होता है। तो बीसी की फुल फॉर्म भी हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम बीसी मेंशन करते हैं। आगे बढ़े, अब आप देख सकते हो। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बीसी होता है और दूसरा होता है आपका एडी, जिसको हम कहते हैं ईसवी, और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, एनो डोमिनी जो है ये ईसा क्राइस्ट के, यानी यहाँ पर आता है आफ्टर, ये बिफोर है ना, तो ये एनो डोमिनी है जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सभी एडी या ईसवी में मेंशन करते हैं। एग्जाम में एक चीज याद देखना, बीसी को हम सभी बीसीई भी मेंशन करते हैं, जिसको आप सभी बिफोर कॉमन एरा के फुल फॉर्म से जानते हो। इसको मेंशन डेफिनेटली करो और याद भी करना। इससे सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है जो आप सभी गलत कर देते हो। क्यों? आप सभी एग्जाम में कर देते हो बिफोर क्राइस्ट एरा, जो कि कॉमन एरा आएगा। एनो डोमिनी एडी को हम सभी एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम सभी सीई कहते हैं। सीई की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा, ठीक है, ये भी आप मेंशन करो। तो कभी भी आपके टाइम के पास एडी और सीई लिखा है, दोनों का मतलब ईसवी होता है। बीसी और बीसीई लिखा है तो उसका मतलब एक ही होता है। आप इन दोनों में से कुछ भी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, वो है आपका एपी। एपी मतलब होता है आपका एनो प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब समझ रहे हो, आज के टाइम की ये बात कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर हुआ? चलो, ये तो मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया, बीसी कब मेंशन करते हैं, एडी कब मेंशन करते हैं। अब डायग्राम के थ्रू भी कुछ चीजें समझ लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर इजिली से क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्टोन एज का जो समय था, जिसे हम पैलियोथिक पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, तो इसमें इस टाइम के जो लोग हैं इन्होंने हंटिंग की शुरुआत करी, शिकार करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर शिकार करने के लिए इन्होंने वेपन्स का भी यूज करा। वेपन्स यानी जो आपके हथियार है, हथियार का सबसे पहले, टूल्स का सबसे पहले यूज कौन से स्पीसीज ने किया था? तो वो माना जाता है आपके होमो हैबिलिस ने। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट या कोई भी हिस्ट्री का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी लेवल का, हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। और वन वर्ड के अलावा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये बोल दिया जाता है कि क्या होमो हैबिलिस हमारी फर्स्ट स्पीसीज है जिन्होंने टूल्स को बनाया था? तो बिल्कुल, होमो हैबिल्स ने आपके सबसे पहले टूल्स यानी उपकरण का यूज यहाँ पर किया था। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर याद रखें। क्लियर हुआ? आगे आप देख सकते हो स्टोन एज का ये सारी जो चीजें हैं, मानव आपके जो बने, इन्होंने फिर आपके एनिमल्स, इन्होंने हंटिंग के अलावा गैदरिंग यानी संग्रहण का भी काम करा। हंटिंग ये जानवरों का किया करते थे। आपके रिचुअल्स एंड बिलीव में भी ये माना करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम के जो लोग हैं ये आपके एनिमल सेक्रीफाइस में भी बिलीव किया करते थे, जानवरों के बलिदान में भी देने में ये बिलीव करते थे। साथ ही साथ ये सभी आपके नेचर वर्शिप किया करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें आपकी ट्री, पेड़ों की, स्टार्टिंग में कोई देवी देवता नहीं हुआ करते थे। इस टाइम के लोग फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहा करते थे, इसीलिए ये लोग आपके नेचर वर्शिप किया करते थे। हमें यहाँ पर केव पेंटिंग्स के भी एविडेंस मिलते हैं। वो है आपकी कौन सी साइट्स? जो कि हमारा है भीमबेटका, जो कि आपको ये भी याद रखना, ये जो साइट है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें गुफाओं में भीमबेटका जो केव है वहाँ पर पेंटिंग्स के एविडेंस मिले, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों ने कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया या फिर पालतू बनाया था, ठीक है। हाउस होल्ड की बात करें तो यहाँ पर हाउस होल्ड इन्होंने जो बनाया, परमानेंट सेटल जब ये हुए, वो हुए थे आपके स्थाई। स्थाई कब हुए थे? नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड के समय पर। ये चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, तो आप सभी को पता होगा, डॉग को, हंटिंग के पर्पस से, राइट। और उसके बाद और भी एनिमल को किया था, लाइक आपके जो शिप हुए, गोट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कैटल्स यानी भेड़, बकरियां, और आपके कैटल यानी मवेशियों को इन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था उस टाइम के लोगों ने।
ठीक है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पर हमें एक चीज और समझ आ रही है कि इन लोगों ने क्या करा था, फायर यानी आग का आविष्कार कर लिया था। तो जब हमारे एग्जाम में पूछा जाए आग का आविष्कार कौन से समय पर हुआ था, तो वो था आपका पैलियोथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल। कमेंट करके आप सभी मुझे बताओगे कि फायर की डिस्कवरी पैलियोथिक के कौन से टाइप में हुआ था, अपर पैलियोथिक पीरियड में, लोअर पैलियोथिक पीरियड में, या फिर मिडल में। कमेंट करके आप सभी बताओगे फायर का इन्वेंशन पैलियोथिक के कौन से पीरियड में हुआ था, अपर, मिडल या लोअर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज है। नेक्स्ट आप ये देख रहे हो मीट, कि इस टाइम के लोग जो है वो मीट भी खाया करते थे। जब इन लोगों ने फायर का यूज़ करना सीख लिया था, फायर का इन्वेंशन यानी आविष्कार जो हुआ था वो पैलियोथिक के टाइम पर हुआ था, लेकिन इसका उपयोग यूज़ करना ये सभी नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड में इन्होंने सीखा था। न्यूलिथिक में जब इन्होंने आग का यूज़ करना सीख लिया तब ये क्या करते थे, खाना को पकाकर खाया करते थे, जिसे हम कुक्ड फूड कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमें पिक्चर्स के थ्रू भी हम कितनी सारी चीज़ों को एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बेसिक सी बातें जो हमें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी आप ये आज की क्लास में मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ उसके क्लास नोट्स भी आपको साथ साथ प्रोवाइड होगा। तो ये क्लास नोट जैसे कि जितने भी स्टूडेंट बैच में जिन्होंने इनरोलमेंट कराया है, तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपको क्लासेस में जो क्लास नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चीज़ क्लास के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी जो सेपरेटली नोट्स है वो एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्रूस फुटे का नाम, जिन्होंने हमारे सबसे पहले फर्स्ट पैलियोथिक स्टोन टूल को डिस्कवर किया था। कई बार हमारे एग्जाम में आता है। रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने जो सबसे पहला पत्थर यानी पाषाण का जो उपकरण है उसकी जो खोज की थी वो कौन सी जगह पर की थी, तो वो था आपका हमारा पल्लावरम में, जो कि चेन्नई में है। टाइम पीरियड भी डेफिनेटली याद रखना है 1863 में। देखो यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम है जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है। हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि हम टाइम पीरियड लर्न ना करें तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे का नाम यहाँ पर आपको एक तो याद रखना है। नेक्स्ट थिंग हमें और क्या लर्न करनी है वो आपको करना है, इन्होंने स्टोन टूल्स जो है सबसे पहले पल्लावरम यानी जो चेन्नई में, ये याद रखना है कब किया था, 1863 में। हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो हिंदी में भी मेंशन है, आप यहाँ पर साथ साथ इसको देखते चलो। आगे और भी चीज़ें रॉबर्ट ब्रूस फुटे से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। रॉबर्ट ब्रूस फुटे वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, तो हमें क्या पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्रूस फुटे ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक में से माने जाते हैं। एम्प्लॉयड विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुटे एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे जो भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ कार्यरत थे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, पैलियोथिक पूरा पाषाण काल का जो टर्म है, जो वर्ड है, सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज किया था, वो थे जॉन लुबोक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉन लुबोक ये थे। पूरा पाषाण शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉन लुबोक होंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने सबसे पहले हमारे टूल को डिस्कवर किया था, तो वो कौन सा टूल था, वो था आपका हैंड एक्स, जिसे आप हस्त कुठार के नाम से जानते हो। भारत में सबसे पहला खोजा गया ये औजार था, जो कि किसने डिस्कवर किया था, मैंने अभी आपको बता ही दिया, रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने सबसे पहले इस हैंड एक्स को डिस्कवर किया था। पल्लवरम जो साइट है वहाँ पर 1863 में। पैलियोथिक पूरा पाषाण का जो टर्म है इसको यूज़ करने वाले पर्सन का नाम था जॉन लुबोक। अभी तक हमने 2 स्कॉलर्स के नेम लर्न कर लिए हैं, तो ये भी साथ साथ आप सभी नोट करते रहो। आगे बढ़ेंगे। भारत में पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल स्टोन एज की खोज में हमारे स्कॉलर्स विद्वानों का भी बहुत योगदान रहा है। अब हमें उनके नेम को लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक देखना। सबसे पहले हैं जेडी इवांस और ले मुसेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के नेम याद करना है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी हमारे जो टूल्स हैं उसको डिस्कवर करा था।
कहाँ पर किया था वो आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो जेडी इवांस, आप देखोगे 1853 में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर से कुछ औजार यहाँ पर खोजे गए। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ही डिस्कवर्ड सम टूल्स नियर नर्मदा वैली इन 1853। एग्जाम में पूछा जाएगा नर्मदा वैली के पास कौन से स्कॉलर ने टूल को डिस्कवर किया था, तो राइट आंसर है जेडी इवांस ने किया था। जेडी इवांस और ले मुसेरिया ने न्यागुड़ी मध्य प्रदेश के पास एक चर्च से बनी त्रिराग को पाया था। किसको पाया था? त्रिराग को। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमें स्कॉलर का नेम लर्न करना है वो है आपके डॉक्टर प्राइमरोज। ये भी बहुत बार हमारे यूजीसी नेट में एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1852 की बात यहाँ पर की जा रही है। कर्नाटक के रायपुर जिले में, कहाँ पर आप देख रहे हो, कर्नाटक की बात की जा रही है, और कर्नाटक में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायपुर। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में लिंगसुगुर की जो जगह स्थान पर एक पॉलिशदार चाकू की खोज की गई है। किसकी? नाइफ की, वो भी पॉलिश्ड नाइफ की डिस्कवर किया गया था कर्नाटक के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के लिंगसुगुर जो एक जगह है, स्थान है, यहाँ पर हमें इसका प्रमाण मिला। किसने इसको डिस्कवर किया था? डॉक्टर प्राइमरोज इसका राइट आंसर होगा। ये सारे स्कॉलर्स आपको याद रखने, कोई भी स्किप आप में से इसको नहीं करेगा। अब आ जाओ बात करते हैं जियोलॉजिकल एजेस एंड होमोनिड एवोल्यूशन के बारे में, भूवैज्ञानिक युग के बारे में, और होमोनिड का विकास का जो क्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ह्यूमन ओरिजिन, मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो मानव की उत्पत्ति के बारे में आपको याद रखना, हमें इसके बारे में किसने बताया था? चार्लेस डार्विन ने। किसने? चार्लेस रोबर्ट डार्विन ने हमें इसके बारे में बताया, मानव की उत्पत्ति आखिरकार कैसे होती है। नेक्स्ट थिंग, 1859 में इन्होंने आपकी एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीचेस। इस बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया? आपके ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति, वो भी क्रमिक विकास, एवोल्यूशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज यानी एवोल्यूशन आप देखोगे किस तरीके से मानव का विकास होता है। और इन्होंने साथ में ये चीज़ भी मेंशन की थी आपके चार्लेस डार्विन ने, कि जब मानव का क्रमिक विकास होता है तो उसमें हमें दो तरीके के बदलाव, चेंजेस नज़र आते हैं। पहला होता है हमारा बायोलॉजिकल, जिसे हम जैविक बदलाव कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, जिसे हम सभी सामाजिक और संस्कृति बदलाव कहा करते हैं। इसका मतलब इनका क्या कहना है? बायोलॉजिकल, जैविक में अगर बात करें तो इन्होंने बोला आज जब मानव का विकास होता है, बायोलॉजिकल मतलब होता है जो हमारे बॉडी से पार्ट में जो चेंजेस आते हैं उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर हम आपकी बात करें तो आपको पता है सबसे पहले जो स्पीसीज आती है वो आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। इस स्पीसीज के बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज आती है वो है हमारा होमो हैबिलिस, राइट। और होमो हैबिलिस के बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आता है होमो सैपियंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें होमो सैपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमन, आधुनिक मानव की बात की जा रही है। होमो का मतलब ही ह्यूमन यानी मानव होता है, यहीं से मानव बनने की शुरुआत होती है। और कहा जाता है जैसे ही हम एनिमल से मानव की तरफ बढ़ते हैं उसमें अगर चेंज आता है तो बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे जो ब्रेन का साइज है वो चेंज होता है। एनिमल का ब्रेन का साइज छोटा होता है, राइट, ह्यूमन के कंपैरिजन में। दूसरा आप नेक्स्ट क्या देखोगे, आपके वॉइस में, यानी कम्युनिकेशन हम इंसान कर सकते हैं बट जानवर नहीं कर सकते, वो चेंजेस हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके के, चाहे जैसे कि आपको पता है जो एनिमल होते हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं, राइट, लेकिन इंसान है वो 2 हाथ 2 पैर। तो इस तरीके के चेंजेस यानी बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सोशल एंड कल्चर चेंज की बात करें तो हमारी सोसाइटी और कल्चर की बात की जा रही है। जैसे आप जानते हो कि एनिमल जो है वो पेड़ों पे रहा करते हैं, लेकिन अब इंसान है तो अब धीरे धीरे ये जैसे जैसे मानव में बदलाव होता जा रहा है तो उसमें हम ज़मीन पर चलते जा रहे हैं और हमने अपने इन्वायरमेंट को उस तरीके से एडजस्ट कर लिया, राइट। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो आपके कपड़े नहीं पहनते, है ना, लेकिन अब इंसान बन रहे हैं तो उन्हें क्लोथ की यानी कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज़ें। और यहाँ बहुत सारी बदलाव आप देखोगे कि एनिमल का जो रहन सहन होता है और जो मानव का रहन सहन होता है उसमें कितना फ़र्क है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो हैं चार्ल्स लेल। 1830 से लेकर के इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1833 तक। ये कौन थे? इन्हें आप प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, इसमें लिल ने बताया था कि धरती की सतह पर अतीत में अपरदन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से बहुत सारे परिवर्तन आए। तो जब हमारे एग्जाम में आएगा कि हमारे अर्थ पर इतनी सारी जो अर्थक्वेक आया, ज्वालामुखी, जो वॉल्केनो ऐसी जो चीज़ें हुई, इससे हमारे क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे धरती यानी अर्थ पे। ये स्टेटमेंट, ये वर्ड किसके कहे हुए हैं? तो चार्ल्स लिल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें नाम याद रखना है वो है हमारे थॉमस हेनरी हक्सले। इन्होंने बताया था एविडेंस एज टू मैन प्लेस इन नेचर, ये बुक 1863 में। चार्ल्स डार्विन को मानव विकास से संबंधित विचारों को हेनरी ने आगे सपोर्ट किया था। अभी जो मैंने चार्ल्स डार्विन की ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव क्रमिक विकास की जो थ्योरी, सिद्धांत आपको पढ़ाया है, उसको आगे किसने बढ़ाया और किसने सपोर्ट करा था? तो कौन से वो स्कॉलर थे? थॉमस हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में मिल जाता है जो हम यहाँ पर फोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब हमें यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी लेवल के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो अब हमें इतिहास को इतना डीपली पढ़ना है। अदरवाइज अभी तक मैंने जब कभी भी स्टोन एज पढ़ाया, पाषाण काल पढ़ाया था, इतने डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया था। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी कई सालों से हमारे चैनल पे बने हुए हैं और स्टोन एज से रिलेटेड कई सारी वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि वो एक बेसिक स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था। बट यूजीसी नेट को क्रैक करना है तो डीपली स्टडी करनी है इस टॉपिक पे। क्लियर है? तो थॉमस हेनरी हक्सले, हमें ये नेम याद रखना है। अब जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अभी तक की जो क्लासेस है आपको कितनी क्लियर हुई। और इनरोलमेंट कराना है तो स्टार्टिंग से ही करा सकते हो ताकि हिस्ट्री का कुछ भी मिस आउट ना हो आप सभी का। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी उन्होंने क्या दिया आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल यानी जैविक, और दूसरा सोशल और कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। दो हमें जो है इन्होंने थ्योरी के अंदर आपको बताया था, जो मैं आपको ऊपर ही पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि आपके जैविक विकास का मतलब क्या है कि मस्तिष्क का विस्तार, ब्रेन साइज में जो चेंजेस आते हैं वो बताया है। और आपके जांघ श्रोणियां संरचना परिवर्तन, ठीक है, दो पाँवों पर चलने की प्रक्रिया, भोजन संबंधी व्यवहारों में बदलाव से आया था। हमारे दंत संरचना में इस जो भी हमारे बॉडी पार्ट में चेंजेस आए ना, एनिमल से ह्यूमन में बदलने में, उसे बायोलॉजिकल जैविक विकास कहा जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मैंने आपको बताया पत्थर के औजारों का निर्माण। अब क्या हुआ था? स्टोन टूल्स को यहाँ पर डिस्कवर किया गया। किसी प्रकार के सामाजिक संगठन का उदय हुआ, भाषा का जन्म हुआ, सांकेतिक चिंतन की क्षमता बढ़ी, और ये सारी चीज़ें सोशल कल्चरल में हमें देखने को मिलती है। अब हम समझेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टेजेस, जो अभी मैं ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। अब आप डायग्राम के थ्रू भी इसको समझो ताकि आपको इजीली से समझ आ जाए। ऑस्ट्रलोपिथेकस से पहले हमारा डायरोपिथेकस आता है, जो इस टाइप में आप देख रहे हो कि हमारे ब्रेन का साइज जो है, जो स्कल है, किस तरीके से शो कर रहा है। इस टाइम पर जो आप दांत यानी तीत जो देखते हो कितने बड़े बड़े, राइट। ऑस्ट्रलोपिथेकस जब आते हो तो इसे हम मैमल्स का जो समय होता है वो आप देखो, जब ये वो समय जब ये आपके जो चिंपैंजी कह सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रलोपिथेकस में आप देखो कि इंसान जो है, जो इस टाइम के जो लोग हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। होमो हैबिलिस जब मानव बनना शुरू हुआ तो हमारे स्कल देखो कितना चेंजेस आया है ना, यहाँ से देखो, राइट। और ये जो जॉ लाइन में भी कितने चेंजेस आए। और कुछ इस तरीके के होमो हैबिलिस के लोग देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले टूल्स मेकर यानी टूल्स उपकरण बनाने शुरू किए थे। फिर आता है हमारा होमो इरेक्टिस, जो कि अब देखो थोड़े थोड़े आपके किसकी तरह दिख रहे हैं, इंसानों की तरह। अभी भी आप देखोगे थोड़ा बेंट होके चलते थे। और आज हम होमोसेपियंस, जिन्हें हम मॉडर्न ह्यूमन, आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम प्रॉपर तरीके से जो ह्यूमन है, अगर हमसे कोई पूछे कि आज के टाइम पर अगर हम ह्यूमन जो है वो कौन से स्पीसीज में आते हैं, तो वो है हमारा होमोसेपियंस। लेकिन हम मास्टर पढ़ रहे हैं तो आपको कई जगह ये मिल जाएगा होमोसेपियंस सेपियन, ठीक है। तो जिसे हम
एक ही बात है, मॉडर्न ह्यूमन, जो आप फाइनली देखो आज हम मानव यानी इंसान बन चुके हैं। तो ये हमारे स्टेजेस है, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक स्पीसीज में कहाँ पर ये हमारा डिस्कवर हुआ और हमें किस किस चीज़ों का प्रमाण मिला था, वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में करवाने वाली हूँ। अभी हमने आपके पूरे कंप्लीटली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को कवर अप कर लिया है। आगे देखो, जो मैंने ऊपर हिंदी मीडियम में मेंशन किया था, बायोलॉजिकल फंक्शन, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, इंग्लिश मीडियम में जो एस्पिरेंट्स है वो इसको यहाँ से चेकआउट कर लो। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री डिटेल में अच्छे से करेंगे ताकि आप सभी एग्जाम इजीली से क्रैक कर सको, लेकिन उसके साथ आपको मेरे साथ बने रहना है। ऐसे ही और भी यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और लाइक शेयर करो। आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपको ऐसी और भी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो स्कॉलर हमें याद रखना है वो है आपके जॉक ब्रूस द पार्थ। तो जॉक ब्रूस द पार्थ ने 1836 में ये एक फ्रांस के अधिकारी थे। तो पहली चीज़ तो हमें यही याद रखना है कि ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। सोम नदी घाटी में पाए गए कुछ चकमक पत्थर यानी पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के बारे में जो उन्होंने हमें बताया है वो कौन थे, आपके जॉक ब्रूस। और ये इन्होंने क्या बताया, कौन सी नदी के पास, सोम नदी घाटी के पास जो हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिलते हैं, इसका प्रमाण जॉक ब्रूस द पार्थ ने हमें बताया था 1836 के अंदर। इनका मानना था कि औजार विलुप्त हो गए चुके हैं, मतलब खो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और प्राणियों की हड्डियों के साथ मिले। तो हमें जो यहाँ पर आपके जो टूल्स, क्योंकि देखो इस टाइम पर जो हमें औजार मिले वो पत्थरों के मिले, बोन्स यानी हड्डियों के भी मिले, नेक्स्ट है वुड यानी लकड़ियों के मिले। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। द पार्ट्स के अकॉर्डिंगली क्या है कि कामों को संदेह से देखा गया था। मतलब यहाँ पर जो पार्थ जो ये बातें कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी, आलोचना भी करी। कौन कौन से थे, बाद में आपको इन सारे इतिहासकारों का नाम भी याद रखना है। फिर बाद में इनको मान्यता दी गई। इन लोगों ने जो जो चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे। फिर आप इसमें बताओगे हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पृथ्वी यानी हिस्ट्री को, इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है और हमारे पूरा जो एवोल्यूशन है अर्थ की लाइफ का, उसके स्टेजेस को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करा है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ये चारों पीरियड है। सबसे पहला है पैलियोजोइक एरा, उसके बाद है मीसोजोइक एरा, फिर आपका टर्शरी एरा और फिर आपका क्वेटनरी एरा। तो ये चारों एरा आपको याद रखना है यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। क्वेटनरी एरा के अंदर आप देखोगे, और टर्शरी एरा जो है इसको क्या कहा जाता है, सीनोजोइक एरा। ठीक है, सीनोजोइक एरा इसके अंदर आता है, टर्शरी और उसके आगे वाले पार्ट में। और सीनोजोइक जो हम देखते हैं ये भी आपका कितने खंडों में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए, इन 7 में जो हमारे एग्जाम के इम्पॉर्टेंट है 2 है। एक है आपका प्लेस्टीन पीरियड, एक है हमारा होलोसिन पीरियड। दोनों का टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। ये प्लेस्टीन और आपका होलोसिन पीरियड किसका पार्ट है, सेनोजोइक का। ठीक है, और ये टर्सरी और क्वेटनरी के पीरियड के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर आप इसमें आगे बता सकते हो, चार्ल्स डार्विन ने अपनी स्मारक की एक पुस्तक, एक बुक यहाँ पर पब्लिश की थी, द डिसेंट ऑफ मैन। कौन सी बुक यहाँ पर इन्होंने पब्लिश की थी, द डिसेंट ऑफ मैन, जो इन्होंने पब्लिश की थी 1871 में। प्रजातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन की जो बुक इन्होंने पब्लिश की थी वो 1859 में किया था। ये दोनों बुक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। आगे इन्होंने बताया है कि मानव जनजाति के व्यापक करियर को जो लाखों साल पहले आपके मियोसिन पीरियड जो है ना 23 मिलियन से 5.3 मिलियन के टाइम पीरियड में बताया है, इससे शुरुआत होती है और इसी में हमारा पैलोसिन युग आता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। जो मैंने इंग्लिश मीडियम में ऊपर, जो हिंदी मीडियम में बताया वही मैंने हिंदी में नीचे एक्सप्लेन किया है। तो हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। ह्यूमन ट्राइब में हमने जो एक्चुअल में इसकी शुरुआत मिलियन ऑफ ईयर्स से हो चुकी थी, जिसका यहाँ पर मैंने आपको नेम मेंशन कर दिया है। ठीक है, टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ है।
अब हम बात करेंगे आपके ह्यूमन एवोल्यूशन क्रमिक विकास की। आपको जैसे कि पता है कि आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं या इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें मानव की जो विकास है वो कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। ठीक है, मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका से हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर हमने इसकी पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन की स्पीसीज के आपका एवोल्यूशन बताया, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ये क्रोनोलॉजिकल याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में और द डिसेंट ऑफ मैन के अंदर पूरा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास के लिए इतनी है। बाकी का जो आगे की चीज़ें है वो मैं आगे आने वाले जो हमारे बैचेस है उसमें कंटिन्यू करूँगी। आशा करूँगी कि आपको आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो अगर किसी को भी हिस्ट्री पेड क्लासेस के लिए बैच में इनरोलमेंट कराना है तो जल्दी से करा लो, क्योंकि अभी हमारा नया बैच स्टार्ट ही हुआ है। 8881966980। आज की क्लास सभी के लिए फ्री थी, यूट्यूब चैनल और ऐप पर, दोनों जगह पर। आगे की जो क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे वो सिर्फ वही देख पाएंगे जिन्होंने बैच में इनरोलमेंट कराया होगा। और यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड किसी को कोई और डाउट है, क्वेरी है, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतनी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली करना। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।